कोविड-19 ने ग्लोबल लेवल पे इंडिया की पोजीशनिंग को बहुत स्ट्रांग किया है। ये मैं बताऊंगा, सिर्फ हेल्थ केयर, बहुत सारी दूसरी जगह पे भी है। सो वी आर बिकमिंग सेंसिटिव टुवर्ड्स टेररिज्म ऑन द ग्लोबल लेवल। अभी जैसे हमास का जब अटैक हुआ तो इजराइल के साथ वर्ल्ड का आधा वर्ल्ड खड़ा था, वरना अभी तक लोग क्या बोलते थे, नहीं वो तो दो कंट्री के बीच का है, वो पैलेस्टाइन और इजराइल का हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने तो टेररिज्म 1947 से आज तक करीब करीब 65 ईयर्स तक रखा था। तो पूरे विश्व को सेंसिटाइज करने का काम नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद किया, जिसकी वजह से आज जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म ऑन रिलीजियस बेसिस हैज स्टार्टेड नाउ। ठीक है, तो ये द्वापर युग का इंपैक्ट है, जिसकी वजह से लोगों की माइंडसेट चेंज हो रही है। आज से 20 साल पहले लोग ऐसा नहीं बोल पाते थे, आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं बोल पाते थे, और आने वाले 20 साल में लोग क्या बोलेंगे ये सोच कर भी आपको ताज्जुब होगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, अखंड भारत है, तो अखंड भारत का डिवीजन कैसे हुआ? तो 1876 में अफगानिस्तान बना, 1904 में नेपाल बना, 1906 में भूटान बना, 1907 में तिब्बत बना, 1935 में श्रीलंका बना, 1937 में म्यांमार और बर्मा बना, और 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। ये सारे के सारे अखंड भारत के ही हिस्से थे। जो आज आरएसएस बोलती है अखंड भारत, ये हमारी सनातन संस्कृति का अखंड भारत है, आरएसएस का और बीजेपी का नहीं है। हम लोग उस मेंटल स्लेवरी में है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, हम उसी के ऊपर बैठे। Unfortunately, in Akhand Bharat, if you have Afghanistan, then Bangladesh and Pakistan, majority will be Muslims. Correct. Correct. How conversions have destroyed the spirit of Akhand Bharat? Exactly. Yes, sir, please go ahead. This is a result of conversion. तो मैं जिस कन्वर्जन की बात कर रहा था, जो 1500 की शताब्दी में जो शुरू हुआ था, उसका इम्पैक्ट आते आते 4 साल लगे, सॉरी 400 साल लगे। यानी 1500 शताब्दी में जो कन्वर्जन हुआ था, उसका फाइनल इम्पैक्ट 1906, 1907, 1947 वहां तक आया, और वही कंटिन्यू करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर, केरला या जो छोटे मोटे जगह पे जो हम इंडिया में देखते हैं, वो उसी माइंडसेट का कंटिन्यूएशन है। Old city Hyderabad, इंक्लूडिंग Malabar, increase their population. करेक्ट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चेंजेस है, ये पूरे एनर्जी वर्ल्ड की वजह से है। अब ये पूरा का पूरा विश्व एनर्जी वर्ल्ड पे चलेगा। और जिस प्रकार द्वापर युग में कृष्ण भगवान थे, तब कंस भी थे, दुर्योधन था तो युधिष्ठिर भी थे, त्रेता युग में जब राम थे तब रावण भी थे। तो आज देवी और दानव और दोनों के बीच का फर्क क्या होता है? जो सेल्फलेसली काम करता है, आज भी समाज में आप देखोगे तो 70% लोग सेल्फलेसली काम करते हैं, ठीक है, 30% लोग ही सेल्फिशली काम करते हैं। लेकिन जब ये सेल्फिश लोगों का डोमिनेशन बढ़ जाता है, तब वो समाज अंधकार की तरफ जाता है, और जब ये सेल्फलेसली काम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तब वो सतयुग, द्वापर युग या त्रेता युग की तरफ जाता है। सो उस वजह से मैं कह रहा हूं कि अब पूरे विश्व के अंदर अच्छे लोगों का प्रभुत्व बढ़ता जाएगा, अच्छे लोगों का डोमिनेशन बढ़ता जाएगा। इस वजह से सोसाइटी अच्छी होती जाएगी। जो करप्ट लोग हैं उन लोगों को करप्ट लोग पसंद आएंगे, जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको ऑनेस्ट लोग पसंद आएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी गाली देने वाले लोग द्वापर युग में थे, भगवान राम को भी न मानने लोग त्रेता युग में थे, और भगवान शिव को न मानने वाले सतयुग में भी थे। तो ये कोई एक्सेप्शनल कलयुग का नहीं है। सो अगर आप द्वापर युग से कलयुग में और कलयुग के बाद अगर भारतवर्ष की हम स्पेसिफिक बात करें, तो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन 1947 से 1996 के बीच का फेज देखें ओवरऑल समाज के लिए, तो डेवलपिंग फेज था। हम लोग पूरे क्रश हो चुके थे, ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल कर चुके थे, और हमारे पास से सारी चीजें, सारी एनर्जीज वो लोग खींच चुके थे, पैसे से लेकर, रुपए से लेकर। और जो रिच लोग थे उनको अपने साथ ब्रिटेन लेकर गए थे, जो राजे रजवाड़े थे। एंड फाइनली हमें वो एक पेन देकर गए इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इन सब से उभरने में हम लोगों को काफी समय लगा। और दूसरा कि इन सब के अंदर जो कांग्रेस जिस तरह से उसको मैनेजमेंट कर पाता था, शायद उसे जिस तरह से मैनेजमेंट किया वो एक अलग वे था। सो वो कुछ बेटर कर सकते था, आज लगता है 2024 में, तब तो नहीं बोल सकते थे। लेकिन 1990 से 99 के बीच का अगर फेज देखें तो पॉलिटिकली बहुत ट्रांजिशनल फेज था, ठीक है, किसी के पास संपूर्ण बहुमत नहीं था, एंड बहुत सारे ट्रांजिशन फेज में थे। लेकिन 1999 से 2004, यानी जब 100 साल द्वापर युग के खत्म हो चुके थे, भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और उस वक्त भारत का नेतृत्व बीजेपी पार्टी ही कर रही थी, जिसने 2014 के बाद इतने ट्रांजिशंस किए। अगर 2004 के बाद शायद बीजेपी पार्टी कंटिन्यू करती थी, तो हो सकता है कि परिवर्तन इससे पहले आ जाता था। बट ठीक है,
जैसे हमने कहा कि सबका माइंडसेट चेंज होने में जो सेल्फिश माइंडसेट होता है और सेल्फलेस माइंडसेट होता है, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन के लिए शायद 10 साल का समय बाकी रह गया था। इसलिए 2004 से लेकर 2014 के बीच में हमने सेल्फिशनेस का पीक देखा, करप्शन का पीक देखा। और उसके बाद भारत पॉपुलेशन ने 2014 में एक परिवर्तन लाने के लिए बीजेपी को लाए, और 2014 से 2024 का ये 10 साल का समय हम लोगों ने सबने देखा, हम सबके सामने वो 10 साल का समय गया है, और ये पूरे विश्व ने भी देखा। सो अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट 65 ईयर्स विस दिस लास्ट 10 ईयर्स, इसके बीच में बहुत बड़ा फर्क है। तो आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि अमृत काल है, तो मैं मानता हूं कि अमृत काल है, क्योंकि अभी हमारे पास ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए वो सारे चांसेस और वो सारी अपॉर्चुनिटी है जो आज से 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले नहीं थी। और इसी चीज को मोदी जी अब करने की बात कर रहे हैं। आज अगर हम जीडीपी की बात करें, अगर हम इकोनॉमिकली ग्लोबल पोजीशन की बात करें, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आई एम श्योर हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बहुत इजीली आ सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हिंदुत्व के जितने भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कह लीजिए, उज्जैन महाकाल कह लीजिए, अभी राम मंदिर कह लीजिए, अब जो 22 जनवरी को राम मंदिर है, इट इज अ हिस्टोरिकल इवेंट, यू टेक इट फ्रॉम मी। आने वाले 2000 साल में ये लोगों के लिए, 2000 साल नहीं बोला, आने वाले 2 साल के अंदर ये लोगों के लिए रोल मॉडल बनेगा कि एक छोटे से क्रिएशन से, लोगों के लिए राम मंदिर बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन 500 साल के संघर्ष के बाद हम जिस जगह में पहुंचे हैं, ये आने वाले 2000 साल का समय का फाउंडेशन डालने वाला है। यू टेक इट फ्रॉम मी, बिकॉज दिस इज इनिशिएशन ऑफ द्वापर युग, रिमूवल ऑफ 370, चाहे इसको कंट्रोल टेररिज्म कह लो या अपीसमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती थी उसके अगेंस्ट में। और अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत बहुत सारी चीजें जहां पे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जैसा अभी रिसेंटली हमने देखा था कि कर्नाटका के अंदर, डॉक्टर साहब अगर कुछ इमरजेंसी है, हाँ हाँ, तो अभी Go ahead, you go ahead. हाँ, तो अभी जो कर्नाटका के अंदर जो हमने नया देखा था कि 108 फीट के ऊपर से हनुमान जी का जो पोल नीचे उतारा गया, तो ये अभी भी कांग्रेस माइंडसेट वाला रूलिंग जो 2014 तक था, वो अभी भी कुछ कुछ स्टेट में जहां नॉन बीजेपी रूल स्टेट, वहां आज भी दिखाई देता है। यानी अगर आपको देखना है कि द्वापर युग और कलयुग के बीच में फर्क क्या है, तो आज भी आप इंडिया में देख सकते हो। अगर आपको द्वापर युग देखना है तो बीजेपी रूल स्टेट में चले जाइए, और अगर आपको पुराना कलयुग देखना है तो आज के नॉन बीजेपी रूल स्टेट में कहीं पर भी चले जाइए, आपको दोनों के बीच का फर्क दिखाई देगा। सो ये हमें एक बताता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो फैमिली ओरिएंटेड है या करप्शन ओरिएंटेड पार्टी है वो कैसे काम करती है, और नेशनलिज्म ओरिएंटेड पार्टी होती है वो कैसे काम करती है। इन दोनों का फर्क, जैसे महाभारत में एक युद्ध हुआ था जहां पर या तो दुर्योधन की तरफ जाना था या भगवान राम के, मतलब आपको युधिष्ठिर की तरफ युद्ध करना था, ठीक ऐसी ही चॉइस सभी भारतीयों के पास इस द्वापर युग में आई है। यानी इस वक्त 2024 में हिंदू तय करेंगे कि उन लोगों को करप्शन बेस्ड कांग्रेस पार्टी को रूल करना है या उसको चांस देना है, या उसके जैसे जितने भी इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं जो करप्शन ओरिएंटेड है, यानी वो अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए एक साथ जुड़े हैं, या ऐसे आदमी को वोट देना है जिस आदमी ने 10 साल के अंदर न सिर्फ भारत का नाम बढ़ाया, न इज्जत बढ़ाई, बल्कि पूरे विश्व के अंदर आज कोई भी लीडर मोदी जी को पूछे बिना, चाहे रशिया और यूक्रेन वॉर हो या फिर अभी रिसेंटली इजराइल और हमास का हो, मोदी जी का रोल या मोदी जी का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। ये उसी विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की हमारी जो प्रोग्रेस है उसी को इंडिकेट करता है। यानी हम लोग विश्व गुरु You have come to contemporary living now. या नो लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि जैसे भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, इन सब लोगों ने दुर्योधन की तरफ लड़ने का तय किया। हालांकि बहुत कैपेबल थे वो, बहुत ही मतलब ऐसे सुलझे हुए लोग थे कि सिर्फ पांडवों को कौरवों को साथ में एक लोग ही मिलाकर कर सकते थे, फिर भी उनका अंत क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ हमें पता है। ठीक ऐसी ही चॉइस सभी हिंदुओं के पास 2024 में आने जा रही है, और इसी वजह से द्वापर युग की शुरुआत हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं लास्ट कंक्लूड करता हूं, ये 3 स्टेटमेंट बीच में मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि बीजेपी की नई, आई थिंक 2 साल या 3 साल पहले जो बीजेपी ने नई लाइन की थी कि अब हमें देश को पॉलिटिक्स के अंदर परिवारवाद से परफॉर्मेंसवाद की तरफ जाना पड़ेगा,
तुष्टिकरण से तृप्तिकरण पे जाना पड़ेगा। यानी एक परिवार या एक सेगमेंट को नहीं, सभी परिवारों का बेनिफिट हो, ऐसा सोचना पड़ेगा। और इंडिविजुअल लेवल कॉन्शियसनेस से पब्लिक लेवल के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। सो बाय एंड लार्ज हमें मटेरियलिस्टिक गेन से हमें वर्ल्ड लेवल गेन के वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नए नए सीएम, जैसे योगी आदित्यनाथ जी को हम देख रहे हैं, या मध्य प्रदेश के और राजस्थान के अभी जो नए सीएम को देख रहे हैं, ये सभी ऑनेस्ट लीडरों का युग शुरू हो रहा है। और ये मैं सिर्फ कह रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि जो लोग ऑनेस्टली काम करेंगे वही सत्ता में रहेंगे, जो लोग ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे वो लोग सत्ता में नहीं रह पाएंगे। लगता है कि अब हम लोग ऑलरेडी द्वापर युग के अंदर, मतलब रियल द्वापर युग 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था, 124 इयर्स हो चुके हैं। सो वी आर इन द रियल द्वापर युग, एंड दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, एज मोदी जी हैज सेड, कि अगर 25 इयर्स को यहां से काउंट करें, यानी जब द्वापर युग के 150 साल खत्म होंगे, तब हमारा 2047 के आसपास का टाइम आ चुका होगा। और ये समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। का शुक्रगुजार हूं। आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज यू हैव मेड अस टू रियलाइज our ancient civilization in regards to time and काल युग। समय के साथ हम वर्ष बात करते हैं, काल की बात करते हैं, समय और काल दो भी यू हैव डॉक्यूमेंटेड इट वेरी वेल, हैट्स ऑफ। और ये था आज का दूसरी एपिसोड, दूसरी मुद्दा, जो हमारी प्राचीन संस्कृति लेकर अब विश्व में एक ही चर्चा रहेगी। भारत की जो संविधान हम कहते हैं वो इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति जो है, हमारी पहचान, हमारी सांप्रदायिकता जो है, वो बहुत ही प्राचीन है। और वहाँ सब कुछ हर किसी के लिए है। इसीलिए क्या भारत विश्व गुरु माना जाएगा? आप ही को छोड़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। डू सपोर्ट डियर। मेरा एक लास्ट सजेशन आपके दर्शकों के लिए, कि जैसे जितने लोगों को नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहना है, आप नरेंद्र मोदी ऐप में जाइए, और नरेंद्र मोदी ऐप में जाके मैनिफेस्टो में आप क्या कहना चाहते हो, आप बीजेपी को आने वाले भविष्य के लिए क्या रिकमेंड करना चाहते हो, उसके लिए नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन के अंदर एक पूरा सर्वे हो रहा है और एक पूरा सजेशन मांगा गया है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी ऐप, नरेंद्र मोदी ऐप, कैन यू स्पेल इट आउट ताकि या मैं लिख सकता हूं, मैं आपको लिख करके बताइए, क्योंकि ये अच्छा सुझाव है। दिस इज व्हाट वी वेलकम, क्योंकि वो एक मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूं, सूचना लेना चाहते हैं लोग, इस्तेमाल कीजिए, यूज दिस। आप यू कैन राइट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, आप बोलिए सर, प्ले स्टोर में जाइए, आप प्ले स्टोर में जा करके आप अपना iOS यूज करते हैं या आप एंड्रॉइड यूज करते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उस नरेंद्र मोदी ऐप के अंदर विकसित भारत एम्बेसडर, यानी भारत का पिछले 10 साल में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, और उसके अंदर कुछ सर्वे है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 10 साल की जो वर्किंग पैटर्न है, उससे आपको क्या, आपका फीडबैक क्या है, ये आप गवर्नमेंट को दीजिए। और तीसरा सुझाव है, नरेंद्र मोदी ऐप में ये भी कहा गया है कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहना चाहते हो, अगर आप बीजेपी मैनिफेस्टो में कुछ कहना चाहते हो, तो उसके अंदर भी आप जाकर के अपने सुझाव दे सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के सुझाव मांग रहे हैं कि बेटर इंडिया बनाने के लिए क्या करना चाहिए। I appreciate this. I appreciate. Wonderful. This is what everyone understand. Everyone understand. आपके सभी दर्शकों के लिए है कि जिन दर्शकों को लगता है कि उनकी बात उनके बीजेपी के लीडर नहीं सुनते हैं, उनकी बात कहीं नहीं पहुंच पा रही है, या उनके दिमाग में कुछ है जो कहना चाहते हैं, तो वो सभी लोग, मैं तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के और पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करिए, और उस नरेंद्र मोदी ऐप में आप अपने सुझाव दीजिए। आप नरेंद्र मोदी जी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, और इस प्रकार से आप अपने सुझाव से जुड़ सकते हैं। Please go ahead. Wonderful. This is appreciated, very much appreciated. Whatever I was discussing, whether it is election commissioners appointment bills, whatever it is, whether it is worship act, क्यों नहीं निकाले आप? आप अयोध्या बाल राम वहीं पर है क्या? राम जी क्यों आप भद्राद्री तेलंगाना में क्यों नहीं आ रहे भाई आप? और नालंबलम केरला को क्यों नहीं डेवलप करते आप? राम सेतु को आप एक हेरिटेज स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते?
Correct. यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाते मोदी जी, या सब Correct. पूछिए आप ही लोग। और ओल्ड सिटी में यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं लाते क्या? हम इसके पहले भी हम हर एक कोर्ट में गीता के नाम कसम खा के हम बोलते थे, कहाँ गीता, खत्म हो गई। तो वो सब कुछ वापस ला लीजिए। Correct. यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी पहचान है। Support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. Anyone can contact, participate, and you can differ with us. My number is 9440465339, for which even Google Pay and Phone Pay is also there. You can support and share it across. Thank you very much.